चलो भाई, तो भैया जी हमने क्या शुरू कर दिया था, हमने अपना थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अबे कर दिया था क्या? हाँ कर दिया था। सोई हो ना आज बिल्कुल, यस हो गए। अच्छी बात है। थर्मोडायनेमिक्स वाला हमने चैप्टर शुरू कर दिया था, तो 5 मिनट में क्विक रिवीजन देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या पढ़ाया था। चलिए, थर्मो का मतलब होता है हीट से, एनर्जी से। डायनेमिक्स का मतलब मूवमेंट से रिलेटेड होता है, यानी यहाँ पर हम एनर्जी का मूवमेंट यानी कि एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज, उसके थर्मोडायनेमिक्स के फीचर्स के बारे में बात करी थी हमने, कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो है वो बल्क प्रॉपर्टीज होती है, मैक्रोस्कोपिक चीजों पर लगती है। माइक्रोस्कोपिक के बारे में, उनके बारे में हम बात नहीं करते। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के बारे में बात नहीं करते। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स बताएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अगर रिएक्शन हो रही है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए। डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन के रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी हमारी इक्विलिब्रियम। तो ये बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये तो ये बता देगा, लेकिन कितने टाइम में होगी वो ये नहीं बताएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि रस्ट लगना, लोहे पे रस्ट लगना, ये तो कहेगा कि हाँ भाई रस्टिंग तो लगेगा। रस्टिंग के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इस बात के बारे में कंफर्म करेगा, लेकिन वो रस्ट कितने टाइम में लगेगा भैया ये हमें नहीं मालूम है। ये पता करने के लिए आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ता है स्पीड के लिए? केमिकल काइनेटिक्स के पास। ये बोलेगा जैसे डायमंड कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट के अंदर, ये तो बता देगा कि हाँ भाई डायमंड ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट होगा, कई सौ कई हजारों लाखों सालों में जाने के बाद कन्वर्ट होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन ये हजारों लाखों साल में किस तरह से कन्वर्ट होगा, कितना टाइम कंज्यूम करेगा, ये कौन नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता। यानी कि अगर मान लो आज तुम्हारे घर में अगर आज डायमंड है तो हो सकता है नहीं वो हजारों लाखों साल के बाद में जाकर के वो केवल और केवल पेंसिल की नोक बन के रह जाएगा। समझ मारी बात? जो आपकी आती है ना ग्रेफाइट वाली पेंसिल है, केवल उसकी नोक बन करके रह जाता है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अरे आए क्या? ठीक है। उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया बताया था यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम वो जहां पर हम हीट को स्टडी करते हैं। बेसिकली सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। अर्जुन वाली कहानी सुनाई थी क्या? अर्जुन और गुरु द्रोण की कहानी सुनाई थी क्या? कई सारे कौरव पांडव सब राजकुमार वहां पर मौजूद थे। गुरु द्रोण शिक्षा दे रहे थे अपने बच्चों को। गुरु द्रोण ने एक पक्षी बैठा था, बोला कि पक्षी की आंख पर एम करो। ठीक है, सभी राजकुमारों से पूछा गया, किसी ने बताया कि जी मुझे पक्षी की आंख दिख रही, पक्षी के पंख दिख रहे, पक्षी का पंजा दिख रहा, पक्षी के आसपास जो पेड़ पौधे वो दिखाई पड़ रहे, कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ रहे। सबने यही जवाब दिया। लेकिन 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 अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने जवाब दिया कि सर मुझे केवल और केवल क्या दिखाई पड़ रही, पक्षी की आंख। तो पक्षी की आंख क्या थी अर्जुन के लिए? सिस्टम थी, सिस्टम थी। और बाकी सारी चीजें सब क्या थी उसके लिए? सराउंडिंग थी। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? सिस्टम के नाम से बोलते हैं। उसके बाद में सिस्टम को हमने अलग बताया था, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है, सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। वो बाउंड्री तीन तरह से पॉसिबल है। सबसे पहला क्या है? रियल और इमेजिनरी। रियल का मतलब कि हम महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। इमेजिनरी का मतलब कि वो वहां पर है लेकिन हम सेंस नहीं कर सकते। जैसे पानी है, खुली नदी है, नदी फ्लो कर रही है, तो वाटर की लेयर और एयर की लेयर, दो लेयर आ गई, उनके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री तो है। अब वो बाउंड्री कैसी है? वो बाउंड्री हमारी इमेजिनरी है, हमें नेकेड आई से दिखाई, नेकेड आई से क्या हमें दिखाई दे ही नहीं रही। ठीक है। उसके बाद में पढ़ाया था मैंने आपको रिजिड और फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने बताया था कि बोतल के ऊपर मुक्का मारा था, नहीं मारा था, फ्लेक्सिबिलिटी थी इसके अंदर, लचक थी, अपनी शेप चेंज कर सकती, प्रेशर फोर्स जिस पर हम अप्लाई कर सकते थे। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जबकि रिजिड क्या होती है? स्टील को मुक्का मार के देखो, उंगली ना टूट के मेरे हाथ में आ गई तो बात है। क्या समझे? समझे नहीं समझे? तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हम इसके बारे में बात करें। उसके बाद में बताया था मैंने डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। डायाथर्मिक क्या होती है? हीट को कंडक्ट करेगी, जबकि एडियाबेटिक हीट को कंडक्ट नहीं करती। इसीलिए इसे कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारा थर्मस फ्लास्क है, मैंने आपको बताया था कि एक बार थर्मस में मैंने पानी भरा, पानी भरने के बाद में रात के टाइम पे भैया गरम गरम पानी था, सर्दी में नजला खांसी की शिकायत थी, गर्म पानी मैंने पिया। गर्म पानी पीने के बाद में हल्का हल्का करके मैंने सिप सिप करके पिया था, उसमें से मैंने रख दिया। सुबह उठा, सुबह उठने के बाद में, क्योंकि गर्म पानी मुझसे ना ज्यादा पिया नहीं जाता गर्म चीज है। मैं बता दूं आपको कि जैसे मुझे काफी लगभग ऐसे हो गए को 15 17 साल के करीब हो गए, मैंने गर्म दूध नहीं पिया। ठीक है, मुझसे पिया नहीं जाता गर्म दूध। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बारिश बूंद कुछ भी हो, बर्फ भी पड़ रही ना, तो भी भैया मैं दूध ठंडा ही पीता हूँ। आ रही बात समझ में? तो गर्म चीजें मुझसे मैनेज नहीं हो पाती। आ रही बात समझ? ठंडी चीजें खाना ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो ऐसे मैंने क्या सोचा, मैं बोर हो गया एक ही रात पानी पी के गर्म, अगले दिन उठा, उठने के बाद में सोचा पानी ठंडा हो गया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे पानी का ढक्कन खोला, फटाक देसी मुंह के अंदर, क्योंकि वो हीट कंडक्ट नहीं करता था, इसीलिए मैं टच करके भी नहीं बता सका कि पानी इसके अंदर ठंडा। क्योंकि रात में सर्दी में बाहर बोतल रखी थी, तो बोतल तो स्टील की थी,
स्टील, अपर लेयर तो स्टील की थी ना, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील था, हरी बात समझ में। और उसके अंदर, और वो क्या थी, वो एडियाबेटिक वॉल थी। वो बाहर से स्टील की लेयर तो ठंडी हो गई, लेकिन वो ठंड कहां नहीं पहुंची, अंदर नहीं पहुंची, अंदर की बाहर नहीं। मुझे लगा कि हाँ भाई ठंडी हो गई होगी, मैंने ढक्कन खोला, फटाक से डाला, मुंह उसने मेरा फूंक दिया। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या है, हमारी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग है। फिर हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज के बारे में। सर दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनेमिक्स की, एक होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी इंटेंसिव। IN4 इंटेंसिव, IN4 इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है किससे, क्वांटिटी ऑफ मैटर से। हमारी बात समझ में, क्वांटिटी ऑफ मैटर से, ठीक है, मैटर ही है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर से या क्वांटिटी से, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैटर या इंडिपेंडेंट फ्रॉम, हाँ सेम ही तो है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैटर क्वांटिटी, जो मैटर की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, उससे क्या होता है, डिफर करता है। जैसे मैंने आपको बोला ये मेरा रूम है, इस रूम का कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, अगर मैं इसमें बीच में पार्टीशन, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम विजिबल है, अगर मैं इस रूम के अंदर पार्टीशन दे दूं तो क्या इस रूम का वॉल्यूम आधा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम आधा हो गया नहीं हो गया, तो वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी घट गई कि नहीं घट गई, तो वॉल्यूम कैसा हो गया, इंटेंसिव के एक्सटेंसिव, इंटेंसिव हो गया, हाँ या ना, अरे बोलो, नहीं लिखा, सॉरी, वॉल्यूम तो आधा हो गया ना, तो गधो इसमें आएगा ना, ठीक है, एक्सटेंसिव में आएगा। एक्सटेंसिव क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट क्या करती है भैया, जो डिपेंड करती है इसके ऊपर, मैटर की क्वांटिटी के ऊपर। जैसे वॉल्यूम हो गया हमारा, घट गया नहीं घट गया, अब मैंने बीच में दीवार कर दी, क्या उधर का टेम्परेचर इधर का टेम्परेचर अलग अलग हो गया, नहीं। क्या मेरे यहाँ की ऑक्सीजन और बराबर की ऑक्सीजन अलग अलग है, नहीं, बराबर वाले रूम की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग है क्या, कि यहाँ पर जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, और जो बराबर वाले में, जो बराबर में रह रहे हैं उनके घर के अंदर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग है क्या, आंसर है नहीं सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी हो गई भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो इंटेंसिव में याद रखिएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलैरिटी, फिक्स है ना मोलैरिटी 55.5 मैंने बताया था। मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है। कहीं कहीं पानी ले लो, काला, पीला, धोला, नीला, हरा, जामुनी, नारंगी, बैंगनी, कत्थई, चुन्नी, कैसे पानी ले लो आप, सबका रंग, सबका मोलिकुलरिटी कितनी 55.5 है, मोलिकुलर वेट कितना है 18 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई गिलास तुम 1 फीट का लो, 100 फीट का लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमन आएगा निकल के। बॉइलिंग पॉइंट, आप जो है 100 ml पानी लो, आप जो है भैया 1000 ml पानी लो, लेकिन जब उस पानी का टेम्परेचर, उस पानी की एनर्जी 100 डिग्री तक पहुंच जाएगी, वो तभी बॉइल करेगा, उससे पहले बॉइल नहीं करेगा। ऐसे क्या हो गया आपका, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है भैया, वेपर प्रेशर, ये सारी की सारी टर्म क्या है भैया, सारी की सारी टर्म हमारी इंटेंसिटी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो एक्सटेंसिव यूनिट का रेशियो लेते हो तो वो ऑलवेज कैसा होगा, इंटेंसिव होगा, याद रखिएगा। देखो मास और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन इन दोनों का रेशियो जो कि डेंसिटी निकल कर आएगा वो क्या होता है भाई, इंटेंसिव होता है। यहां तक मैंने आपको क्या कर ली भाई, बात कर ली। कितनी देर की हुई वीडियो है, 7 मिनट की, ठीक है। तो 7 मिनट में मैंने क्या कर दिया, आपको पूरा का पूरा अब तक जो मैंने आपको एक दिन में पढ़ाया था वो पूरा का पूरा भाई मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। कोई तकलीफ परेशानी वाली बात, अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ परेशानी वाली बात नहीं है। बढ़े आगे, चलिए आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिकल फंक्शन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिकल फंक्शन के बारे में। सर व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, चलिएगा, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन क्या होते हैं, अरे बस में थर्मोडायनेमिकल फंक्शन बेसिकली आपके कितने टाइप के होते हैं भैया, 2 टाइप के। कितने होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक क्या होता है, स्टेट फंक्शन, और एक होता है आपका पाथ फंक्शन। नाम से पता लग गया होगा, पाथ का मतलब जो पाथ को ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे फंक्शन क्या है भैया, विच डिपेंड्स ऑन पाथ। क्या करें भैया, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन क्या है, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ओनली लिखेंगे बाद में, क्या है भैया, ओनली डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर क्या करेंगे भैया, डिपेंड करते हैं। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब एग्जांपल समझाना, मुझे एग्जांपल बताना, ठीक है। देखो मैंने बोला कि ये मेरे पास में सिलेंडर है, आरी बात समझ में, ध्यान सुनिएगा। इस सिलेंडर के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन समझ गए ना, वो प्रेशर जैसे सिरिंज के अंदर होता है, ठीक है। इस पिस्टन के अंदर क्या है भैया, इस पिस्टन के अंदर यहाँ पर गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है भैया, गैस भरी हुई। ध्यान से देखिएगा, इस पिस्टन के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा। क्या रखा मैंने, एक
मैंने एक ब्लॉक रखा, उस ब्लॉक का कुछ तो वेट है, मैंने मान लिया वेट कितना है उसका m है, तो आपको फिजिक्स आती होगी, वेट कितना लगेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg लगेगा, हाँ है ना, ऊपर की तरफ कितना लगेगा, n लगेगा, नॉर्मल लगेगा, अरे लगेगा, नॉर्मली तो लगेगा ना, लगेगा, तो नॉर्मल बराबर किसके होगा, mg के, अगर नॉर्मल बराबर mg के होगा भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर, अरे मैं फिजिक्स में क्यों घुस गया यार, हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, मैं बिना मतलब के आपको टेंशन दे दी, तुम सोच गए को मास्टर को फिजिक्स आती दिखे हैं, टेंशन में आ जाओगे, आती है मुझे फिजिक्स में, भूल गया, तो इसका फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे को, तो जब ये फोर्स नीचे को लगेगा तो इसके अंदर का प्रेशर, हट तमीज, इसके अंदर का जो प्रेशर है, मान लो पहले इनिशियल कितना आ गया, पी इनिशियल आ गया है क्या, वेट रखने के बाद में इसका जो प्रेशर है वो चेंज होकर के कितना हो गया, पी फाइनल हो गया, आरी बात समझ, ठीक है, ध्यान से सुनना, मान लो पहले मेरा इसका प्रेशर कितना था 10 एटीएम का, लेट्स से कितना था भैया 10 एटीएम का, बाद में कितना हो गया 15 एटीएम का हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना मतलब ये अभी समझाऊंगा मैं आपको, समझ में आपके आएगा, डोंट वरी, तो प्रेशर बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात है, इनिशियल इतना था, फाइनल इतना, ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्या किया, अब मैंने इसके ऊपर वेट नहीं रखा, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि मैंने इसके ऊपर क्या नहीं रखा भाई, वेट नहीं रखा, क्या नहीं रखा, वेट नहीं रखा, इस बार मैंने पिस्टन पकड़ी और पिस्टन को क्या करना शुरू कर दिया, डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो वेट रखने से पहले भी इसका प्रेशर कितना था 10 एटीएम और रखने के बाद भी कितना हुआ भैया 15 एटीएम, तो मुझे बताओ कि क्या इसमें कोई बात का फर्क पड़ा, क्या इसके प्रेशर बढ़ाने से या मुझे अपने हाथ से प्रेशर बढ़ाने पे क्या प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है क्या, चेंज आने का मतलब क्या है कि क्या ये 15 एटीएम अलग और ये 15 एटीएम अलग अलग है क्या, नहीं ना, यानी कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, केवल मुझे उसी से कंसर्न है, ये बढ़ाया कैसे इस चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा तुम्हें चाय बनानी है घर के अंदर, ध्यान सुनिएगा, क्या बनानी है आपको, चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए आंच लगानी पड़ेगी, आग का यूज करेंगे, अरे लगाओगे नहीं लगाओगे, अब तुम चाय गैस पे बनाओ, तुम चाय चूल्हे पे बनाओ, तुम चाय जो है इंडक्शन पे बनाओ, आप चाहे सोलर प्लेट पे बनाओ, भाई कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तो दे ही रहे हो ना, तो टेम्परेचर आप दे रहे हो, क्या चाय बोलेगी भाई पहले मेरे को बताओ तुम क्या चीज जला रहे हो, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे, मान लो जला रहे, क्या लगा हमने लकड़ी जलाई, क्या लगा आज मेरा मूड नहीं है बनने का, जाओ कुछ और लेकर के आओ, ऐसा होता है क्या, नहीं, आपको टेम्परेचर दिया, यानी इररेस्पेक्टिव आपने सोर्स क्या है, आपने पाथ क्या दिया, भाई नहीं डिपेंड करेगा, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, एनर्जी हुआ, एंथैल्पी हुआ, अरे सॉरी एंथैल्पी, हाँ एनर्जी हुआ, एंथैल्पी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी हुआ, जितनी भी 99% आपके टर्म्स जो आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो सब क्या है भैया, वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने सिर पे बोझ धर रखा, समझ में आ रही बात, आपने सिर पे क्या कर रखा, बोझ रख रखा, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने सिर पे क्या रख रखा, बोझ रख रखा, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ध्यान से सुनना, आप कहाँ हैं, यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, यहां से यहाँ पर एक रास्ता ये सीधा जा रहा, एक रास्ता ये इस तरीके से जा रहा, ठीक है, एक रास्ता आपका इस तरीके से जा रहा, अरे जा रहा नहीं जा रहा, ठीक है, क्लियर है, ये तो दोनों सेम हो गए, ठीक है, तो मुझे बताओ भैया, मुझे बताओ, आप सिर पे आपके वजन रखा हुआ है अच्छा खासा और आप पैदल ही जा सकते हो, बताओ आप रास्ता नंबर ए पे जाना प्रीफर करोगे, रास्ते नंबर बी से जाना प्रीफर करोगे, बी से जाना प्रीफर करोगे, यानी कि वर्क है आपका, काम है, वर्क डन है भाई, तो वर्क डन आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा बॉस, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा कि कैसे लेकर के जाना है, क्या लेकर के जाना है, समझ में आ रही बात। दूसरा उदाहरण देता हूं भैया, एक रोड आपका, ध्यान सुननेगा, एक रोड आपका ये है, ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये इनिशियल पॉइंट बी है, एक रोड आपका क्या है, एक रोड आपका, एक रास्ता आपका ये है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस रोड में बहुत गहरे 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 गड्ढे हैं, आपके सिर पे फिर वेट रखा, तो बताओ आप इस वाले रास्ते को जाना प्रीफर करोगे कि इस वाले को, इसे बोल देते हैं नंबर 1, इसे बोल देते हैं नंबर 2, बताओ कौन से रास्ते पे जाना पसंद करोगे भाई, नंबर 1 पे जाना पसंद करोगे, यानी कि आपने वर्क डन आप कैसा कर रहे हैं या आपके पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बताओ, अब मैंने आपको एक चीज क्या बताई कि आपके थर्मोडायनेमिक्स में केवल और केवल दो चीजें, कितनी चीजें भैया, दो चीजें क्या है, नंबर 1 पे क्या है आपका वर्क है और नंबर 2 पर क्या है आपका हीट है, हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से और वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे W से, केवल यही दो चीजें ऐसी हैं जो आपके कहां पढ़ोगे, आप पाथ फंक्शन के अंदर पढ़ोगे, इसके अलावा जितना भी सब आपका सिस्टम है, जितना भी सब आपका ये थिएटर, जितना भी आप मान करके चल रहे हो, ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या होगा, ये सारा का सारा बेटा आपका आएगा किसके अंदर, ये आपका आएगा स्टेट फंक्शन के अंदर। सर क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा प्रेशर है, मेरा वॉल्यूम है, मेरा टेम्परेचर है, मेरा नंबर ऑफ मोल्स है, समझ में आ रही बात आपके, ठीक है, मेरा एंथैल्पी है, मेरी जो है आपकी बोल सकते हैं कि आप क्या है इंटरनल एनर्जी है, यू आ गया, कहीं कहीं पर आपको
आपको ई लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ये अरे बात समझ में, यू और ई इंटरनल एनर्जी है, मेरी गिब्स फ्री एनर्जी है। क्लियर है? एक चीज और बताऊं तुम्हें, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी स्टेट फंक्शन है। दूसरा तरीका याद रखने का कि ऐसी यूनिट जिनमें सब में कैपिटल लेटर आ रहा, क्या आ रहा भैया, कैपिटल लेटर आ रहा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल एन को छोड़ करके ऐसी सभी चीज जिसमें कैपिटल लेटर आ रहा वो स्टेट फंक्शन है, और जिसमें भैया स्मॉल लेटर है वो आपकी क्या है, पाथ फंक्शन है। समझ में आ रही बात? ये आपको क्या रखनी चीज है भैया, ये आपको याद रखनी है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही का बात? क्लियर है? अरे ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर। आ रही बात समझ में? स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर, पाथ के ऊपर नहीं करती। मान लो तुमने नंबर ऑफ मोल्स ऐड करे, तुम चिमनी से, तुम चम्मच से डालो, प्याले से डालो, हाथ से डालो, किसी चीज से पकड़ के डालो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपने टेम्परेचर बढ़ा रहा, आप आग लगा के बढ़ाओ, इंडक्शन का यूज करो, गैस का यूज करो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात आपको क्या कहना चाह रहा मैं? तो ये क्या है आपका, ये आपका स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हमारा निकल करके आता है। और यहाँ पर पाथ फंक्शन हमारा क्या होता है, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी सिस्टम में क्या पाथ फॉलो किया गया, और उसमें केवल दो चीजें होती हैं, एक होती है वर्क होती है, एक होता है हमारा हीट होता है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। क्या टॉपिक है भैया अगला हमारा? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। इनका क्या मतलब है? अरे सर, प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि जितनी भी आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, आरी बात समझ में, जितने भी आपके पीछे फंक्शन गए ना, मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, उनमें से आप किसी एक को कांस्टेंट कर दो, बाकी सब क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। ठीक है भैया? तो कुछ प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर हम प्रोसेस पढ़ेंगे, उस प्रोसेस का नाम है भैया आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम सुना होगा आपने पहले भी? हाँ भाई, सुना क्या? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बॉस? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, आइसो का मतलब क्या होता है जी? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और थर्मो वर्ड किसके लिए आता है? टेम्परेचर के लिए। थर्मल वर्ड किसके लिए आएगा? टेम्परेचर के लिए। यानी कि यहां पर टेम्परेचर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा टी की वैल्यू यहां पर 0 होगी कि नहीं होगी? क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डीटी भी मेजर करो तो वो वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तो ये आपने क्या रखना है, ये आपने ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि इसमें टेम्परेचर आपका क्या होगा? इसमें टेम्परेचर आपका भैया जी कांस्टेंट निकल कर आएगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? टेम्परेचर कांस्टेंट निकल के आ रहा है तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। स्मॉल चेंज भी क्या होता है वहां पर आपका 0 होता है। बाकी की जो यूनिट है, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, ये सब की सब क्या होती है? एज इट इज रहने वाली है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यानी कि प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज आपका नहीं मिलेगा। सर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा क्या आइसोथर्मल? बेटा कभी डायरेक्ट आपको दे देगा वो कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और कभी आपको खुद पहचान करनी पड़ेगी। सर हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन में उसने बोला कि एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या? मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में उसने दे दिया कि एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब फिक्स कर दी कोई कंडीशन। क्वेश्चन में बोला उसने कि एट एनटीपी, आ रही बात समझ? या क्वेश्चन में बोला एट पर्टिकुलर दिस टेम्परेचर, 300 केल्विन वाले टेम्परेचर पर। कोई भी फिक्स टेम्परेचर अगर आपको दे रखा है तो ये सारे के सारे हिंट हैं जिससे आप क्या पता कर सकते हैं भैया, जिससे आप ये पता कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब एक लाइन यहां पर बड़ी खूबसूरत है, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा है जिसमें टेम्परेचर क्या रखना है, उसे कांस्टेंट रखना है। अब ये सिस्टम ऐसा नहीं है, बच्चे एक बड़ी गड़बड़ क्या कर देते हैं कि सर अगर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो प्रोसेस वो ना तो एंडोथर्मिक होगा जी, ना एक्सोथर्मिक होगा। क्यों सर? ना तो वो हीट गेन करने का, ना वो हीट क्या करने का, एब्जॉर्ब करने का। अरे भैया, क्योंकि अगर हीट गेन या एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई अगर उसने हीट ही ले ली, एनर्जी ले ली, तो टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है भैया, ये गलत इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? पॉइंट ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसे रखना है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए वो हीट को ले भी सकता है और हीट को दे भी सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर चेंज होने लग रहा है तो वो चेंज, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये आपका एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। पॉइंट क्या है? सर इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर मेंटेन अपना करना है। जैसे हम है भाई, हम आइसोथर्मल हैं, ह्यूमन आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल नहीं कह सकते यार, हाँ मतलब विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? ह्यूमन की बॉडी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिक्स रखना है। सर अगर ज्यादा हो गया, मान लो बॉडी का टेम्परेचर, तो हमें क्या आने लगता है? पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है। अरे होती है, नहीं होती है भैया? ठीक है, क्लियर है? और अगर हमारा सर प्रोसेस मतलब टेम्परेचर बॉडी का कम हो गया, कपे लगने लगती है, क्योंकि एनर्जी जो है ना, वो हीट जो है वो ट्रेवल करती है।
कहां से कहां पर? अपने हायर से अपने लोअर की तरफ को। सर बाहर गर्मी हो गई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, बाहर का तापमान 42 डिग्री, बताओ हीट कहां से कहां जाएगी? हम बाहर से हमारी बॉडी के अंदर को जाएगी, नहीं जाएगी? जब हीट बाहर से हमारी बॉडी के अंदर को जा रही है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब बॉडी को क्या रखना है? टेम्परेचर कम रखना, इसीलिए हमें पसीना आता है, गर्मी में पसीना है। सर सर्दी में क्या होता है? सर्दी में कॉमन सेंस की बात क्या है? सर्दी में होता यह है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, बाहर का कितना? 15 है, तो हीट कहां से कहां जाएगी? बॉडी से बाहर जाएगी ना, अंदर से बाहर। सर जैसे हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा ना, तो बॉडी क्या करेगी? कांपना शुरू कर देगी। गर्म कपड़े पहनो, टोपा, ये अपेंडेजेस, ग्लव्स पहन के रखो, कान ढक के रखो, ग्लव्स और कान ढक लो और ग्लव्स पहन लो, आधी सर्दी भाग जाती है। आया ना समझ? हमारी बात, आधी सर्दी गायब है, क्योंकि हीट लॉस के जो पोर्शन है ना हमारी बॉडी में वो यही है, अपेंडेजेस है हमारे, हेयर वगैरह हो गए, ओ सॉरी ईयर वगैरह हो गए। समझ रहे नहीं समझ रहे क्या बात है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। थर्मोडायनेमिक्स बेकार नहीं है ना हार्ड है। बताओ तो कोई चीज तुम ऐसे लगी हो जो हार्ड लगी हो? बताओ, इजी है, सब नहीं है। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन हो गया, सिंपल है। आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, खत्म है। ऐसे ही आपके प्रोसेस है। तो टेम्परेचर क्या होना है? टेम्परेचर होना है कांस्टेंट। उसके लिए वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसे क्या करेगा? वो हीट गेन भी कर सकता है, हीट क्या करेगा आपके? वो लॉस भी कर सकता है। ठीक है, हिंट क्या लेना है? हिंट मैं आपको बता रहा हूं। हिंट क्या मिलेगा? कभी क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? एट एसटीपी मिलेगा, या तो डायरेक्ट आइसोथर्मल देगा वो, या फिर क्या मिल सकता है आपको? एनटीपी मिल सकता है, या फिर कोई फिक्स टेम्परेचर आपको दे देगा वो, कोई भी फिक्स टेम्परेचर आपको वो दे देगा। समझ में आ रही बात? अरे भाई क्लियर है? ठीक है, तो क्या दे दिया उसने? एसटीपी बोला, क्या दे दिया उसने? एनटीपी बोला, या कोई भी फिक्स टेम्परेचर दे दिया। या कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ दे दिया उसने भाई? रूम टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ दे दिया उसने? रूम टेम्परेचर। तो भी आपको क्या रखना है यहाँ पर? ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है भैया? ये प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या हो सकता है भैया? ये एक्सो भी हो सकता है और हमारा एंडोथर्मिक भी हो सकता है। और क्यों होगा? टू मेंटेन, लिख लेना, टू मेंटेन टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर को क्या करना है भैया? ऐसे मेंटेन करना है। ह्यूमन की बॉडी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अरे बोलो, ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आपसे, मैं सवाल पूछूं एक घुमा के देखो, मैं एग्जामिनर कैसे वो पॉसिबिलिटी हम देख रहे। सर मेरे पास में H2O है, क्या है ये? H2O क्या हो गया? लिक्विड है। ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? H2O गैस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? H2O गैस के अंदर। तो बताओ ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस? अगर हाँ तो कैसे है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं है? बताओ। बोलो 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 जल्दी, शाबाश। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर मिलना इज नॉट कंडीशन। आइसोथर्मल के लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो लिक्विड है, अच्छा तुमने फ्रिज से पानी निकाला, फ्रिज से पानी निकाल के उसे गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फ्रिज का पानी लिक्विड है, ठंडा बर्फ का पानी है, ठीक है, H2O गैस में कन्वर्ट कर दिया, भाप बन के उड़ गया, तो ये आइसोथर्मल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे? है टेम्परेचर सेम रहा, ये आइसोथर्मल है। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है ना, देखो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें भैया, हम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की बात करें, फेज कन्वर्जन ऑलवेज आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। क्यों होगा? H2O लिक्विड से H2O गैस एट फिक्स टेम्परेचर 100 डिग्री पर काउंट होगा। तुम 95 दे के देखो, उबाल के दिखाओ पानी, 90 पे उबाल के दिखाओ, दिखाओ 80 डिग्री पे उबाल के, नहीं ना। तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, यानी कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये लिख लीजिएगा, ये पॉइंट है। देखो ये यहां पर मार खा जाता है बच्चा, यहां पे क्या लगा? अब बच्चे ने टेम्परेचर कांस्टेंट है, सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। भाई नहीं भाई, ऐसे मत देखो, हम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये तो कहना का नहीं कि इसको टेम्परेचर बिल्कुल भी, अरे भाई जब वो हीट ले भी रहा है और दे भी रहा है तो मतलब हीट एक्सचेंज तो कर पा रहा है ना वो, समझ पा रहे ना? क्लियर है? अरे नहीं आ रही समझ बात? आ रही है ना? तो क्या है, जितने भी हमारे फेज कन्वर्जिंग प्रोसेस है, तो ये आप लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, या फिक्स की जगह पर क्या लिखा है, कहीं पर कांस्टेंट टेम्परेचर दे करके पूछ लिया कि बताओ ये आपका आइसोथर्मल हुआ कि नहीं हुआ? यस दिस इज आइसोथर्मल, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है,
ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, इसी को तो ऑब्जर्व कर रहा हूं ना मैं। इस प्रोसेस को क्या ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है? यस, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। तुम 80 पे दे लो नहीं होगा, 85 पे दे लो नहीं होगा। जब तक तुम 80-85 दोगे तब तक आइसोथर्मल नहीं है। लेकिन जैसे तुमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, मतलब 100 डिग्री से का तापमान फिक्स है, आप इससे ज्यादा दोगे तो नहीं चलेगा, इससे ज्यादा पर रहेगा ही नहीं ना, वो तो गैस बन के उड़ चुका होगा। नहीं समझे बात क्या है? इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकता है। तो नंबर 1 पे क्या है हमारा? सर नंबर 1 पे हमने पढ़ा आइसोथर्मल। नहीं है समझ में बात? आ गई, आ गई। चलिए नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर 2 पर हम क्या पढ़ते हैं बॉस? नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है भाई? आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है भाई? सर आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जहां पर वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा। क्या होगा भाई? हमारा वॉल्यूम बेटा हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होता है। समझ में आ रही बात? क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी की वैल्यू वो भी 0 होगी? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा आपका? 0 होगा। हाँ या ना? कुछ कुछ याद आया? याद आया? आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिवली डेविएटेड, नेगेटिवली डेविएटेड, वहां पर डेल्टा की वी की वैल्यू क्या थी आपकी? 0 थी। तो जो आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है, वहां पर डेल्टा की वी की वैल्यू क्या आती है निकल के? आपके 0 निकल के आती है। तो वो जो 0 निकल करके आएगा तो वहां पर वॉल्यूम चेंज क्या होगा भैया? वॉल्यूम चेंज यहाँ पर भैया 0 होता है। समझ में आ रही बात? उसके अलावा बताओ, वॉल्यूम चेंज वो प्रोसेस एक, अब हिंट कैसे मिलेगी तुम्हें क्वेश्चन में? या तो वो आपको डायरेक्ट आइडियल सॉल्यूशन देकर के बात बता दे आपको, मैं या तो हिंट क्या दे दे, या तो हिंट आपको दे दे क्या लगा भैया आइडियल सॉल्यूशन है, क्या गिवन दे दे वो आइडियल सॉल्यूशन है, पहला हिंट। दूसरा हिंट क्या दे सकता है? दूसरा हिंट ये है कि रिएक्शन कहां हो रही हो? क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर आप रिएक्शन करोगे तो भैया जो आपकी वेपर वगैरह बनेगी वो बाहर नहीं निकलेंगी, वहीं के रहने वाली है ऑटोमेटिकली। क्या है भैया? आपने गैस बना दी। समझ में आ रही बात? कंटेनर आपका क्लोज है, तो जो आपका क्लोज कंटेनर वगैरह होगा तो उसके अंदर क्या रखना है? उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस यहाँ पर हमको दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपके? तीसरा आता है आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा क्या आता है भैया? तीसरा आता है बॉस आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अरे होता है नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर कौन कांस्टेंट हुआ भैया? यहाँ पर हुआ हमारा प्रेशर कांस्टेंट। और भाई अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो बताओ चेंज इन प्रेशर भी कितना आया? 0 आया नहीं आया? और अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करूं, डीपी इक्वल टू वो भी क्या है? 0। सर अभी आप स्मॉल, जब आपने चेंज बता दी तो स्मॉल की क्यों बात करें? अरे भाई अभी काम आएगा ना आगे, तो स्मॉल चेंज भी आपके इस तरह से क्या आने वाला है? काम आने वाला है। समझ में आ रही बात? सर बताओ ये कैसे पता लगेगा? जैसे टेम्परेचर एसटीपी और एनटीपी पर फिक्स है, वैसे ही एसटीपी और एनटीपी पर क्या होगा भैया? टेम्परेचर भी क्या होगा? फिक्स होगा। पहली बात समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइएगा, उसके अलावा और क्या हिंट मिल सकती है तुम्हें? उसके अलावा तुम्हें लिखा मिल जाए कि रूम टेम्परेचर लिखा हुआ मिल जाए। अब आप बोलोगे सर रूम टेम्परेचर पे तो मैं रूम की बात कर रहा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तो क्या बात कर रहा मैं? रूम की बात कर रहा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, मैं सॉरी हम ऐसे नहीं मतलब सही लिख सकते, इसे और सही बताऊंगा मैं आपको भी समझो। आपने एक रिएक्शन कराई, ये रूम है मेरा, ठीक है, ध्यान सुनना। ओपन कंटेनर के अंदर आप रिएक्शन करा रहे, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो क्या है? फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। अब आप ओपन कंटेनर के अंदर जब आप अप्लाई उस प्रोसेस को कर रहे हैं तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम ज्यादा होना कुछ देखने पड़ रहा है आपको? नहीं दिखाई पड़ रहा। समझ में आ रही बात? तो आपके जो ओपन कंटेनर के अंदर जो होने वाली रिएक्शन है ना, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है भैया हमारी? वो रिएक्शन जो कहां पर होंगी हमारी? जो होंगी बेटा हमारी ओपन कंटेनर के अंदर। कहां होगी भाई? ओपन कंटेनर के अंदर जो हमारी रिएक्शन हो रही है वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको आइसो बारीक प्रोसेस आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? और ऐसे ही आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पॉइंट नोट कीजिएगा। जैसे बोला गया कि ये प्रोसेस यहां पर ऐसा हो रहा, तो पहाड़ पर भी क्या ऐसा होगा क्या? सी लेवल से, क्योंकि काउंटिंग हम कहां करते हैं? सी लेवल से करते हैं ना, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। समुद्र तल सारा का सारा पूरे के पूरे सी लेवल का जो होता है ना आपका प्रेशर, वो सबका सेम माना जाता है। आ रही बात समझ में? तो सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अरे आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो वो सारी की सारी चीजें क्या रखनी होंगी भैया? वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। अरे ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नंबर 4 पर आता है हमारा क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या आता है भैया? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कुछ कुछ याद आया? जहां पर हीट एक्सचेंज क्या है भाई? 0। अरे होगा नहीं होगा? जहां पर हीट क्या होगी? हीट क्या होगी? हीट कांस्टेंट होगी। क्या होगी भाई? हीट कांस्टेंट होती है। और हीट कांस्टेंट होने पर हीट का सिंबल है डेल्टा क्यू। क्यू इक्वल टू क्या है? 0।
है ना। या अगर स्मॉल चेंज डी क्यू इक्वल टू, वो भी क्या हो गया भाई, वो भी हमारा जीरो निकल के आएगा। कहाँ आएगा ये हमारे नॉन कंडक्टिंग सरफेस के अंदर, जो हमारे थर्मस वगैरह के अंदर जो हमारे रिएक्शन होती है इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, तो उनके अंदर आपको देखने मिलेगा। यानी कि रिएक्शन या प्रोसेस कहां पर होते हैं, अकर्ड इन इंसुलेटेड कंटेनर। समझ में आ रही बात, जो हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते उन इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर, अगर कंटेनर के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो वो क्या हो गया, हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है। और लास्ट आता है बेटा हमारा यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस। लास्ट क्या आता है भैया हमारा यहाँ पर, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का मतलब समझते हैं आप, साइक्लिक का मतलब है कि हमारा ये एक प्रोसेस हमारा ए है, ए से कहा गया बी पर गया, बी से कहा गया सी पर गया, सी से कहा गया डी पर गया, और डी से कहा आया वापिस ए पर आया। ठीक है, यानी कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। यानी कि ये क्या है यहाँ पर बेसिकली, कि यहाँ पर स्टेट फंक्शन का जो भी यहाँ पर चेंज निकल करके आता है, स्टेट फंक्शन का चेंज है ना, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो जितने भी आपके स्टेट फंक्शन की यूनिट होती है उन सब की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, उनका चेंज आपका यहाँ पर जीरो आएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ध्यान सुनिएगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर मैं यहाँ पर डेल्टा यू की बात करूं वो भी जीरो, डेल्टा ई की बात करूं वो भी जीरो, डेल्टा जी की बात करूं वो भी जीरो। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है, किसकी बात कर रहा मैं, जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है, उन स्टेट फंक्शन का वो जो चेंज होगा वो सब क्या होगा, वो सब यहाँ पर आपका जीरो होगा। जैसे डेल्टा एच की वैल्यू क्या बोल देता हूँ मैं यहाँ पर, जीरो बोल देता हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये सारे की सारी चीजें आपकी क्या रखनी है भैया यहाँ पर ध्यान, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेल्टा पी डेल्टा वी सारे स्टेट फंक्शन साइक्लिक में सब कुछ क्या है, सब कुछ चेंज जीरो है। क्लियर है? तो कितने प्रोसेस पढ़ लिए भैया हमने यहाँ पर 5 थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पढ़ लिए। कौन कौन से? सबसे पहला पढ़ा हमने आइसोथर्मल पढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आइसोबारिक है। आइसोथर्मल और आइसोबारिक ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडियाबेटिक पढ़ा, आइसोकोरिक पढ़ा, और लास्ट में क्या पढ़े भैया हमने, लास्ट में हमने पढ़ा भैया साइक्लिक। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, चलिए इसके बाद में हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में और बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक के हमारे 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। कितने तरह के होते हैं भैया? 2 तरह के। कौन कौन से? एक होते हैं हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसे प्रोसेस होते हैं भैया? एक हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, और एक कैसे होते हैं भाई, एक होते हैं हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होते हैं? जो अपने आप होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होते हैं? जो अपने आप हो रहे, अकर्स इटसेल्फ। क्या हो रहे भैया? अकर्स इटसेल्फ, जो खुद से हो रहे, करवाने नहीं पड़ रहे। और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी भैया? डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? विच डू नॉट अकर इटसेल्फ, जो खुद से नहीं होते, जो खुद से नहीं होते, अपने आप नहीं होते, करवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर वो हुए अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, वो अलग से बाहर से क्या देना पड़ेगा? इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल फोर्स वगैरह हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर क्या होगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमको कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हीट की एनर्जी है, जाहिर सी बात है। वाटर का फ्लो होना, पानी बह रहा, अरे पानी बह रहा, झरना बह रहा, पानी का बहना, ये सब अपने आप से हो रहे हैं। तुमने बह रहा, मान लो तुमने देखा कि रिवर है भैया, अरे चल 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 रिवर आगा कुछ यहाँ जाम ना लगाए, नहीं ऐसा तो नहीं करती ना, वो अपने आप चल रही है। समझ में आ रही बात? रिवर का फ्लो अपने आप है, एनर्जी का फ्लो वो अपने आप है। समझ में आ रही बात? हीट का फ्लो वो अपने आप है, अरे नहीं है, हीट का फ्लो वो अपने आप है। एनर्जी कोई सी भी, जितनी भी सारी तुम्हारी एनर्जी है, ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उनका जो फ्लो होता है वो सब क्या है भैया? वो सब यहाँ पर अपने आप होता है। अरे बोलो, और फ्लो हमेशा कहां से कहां होगा? हाई से लो की तरफ को होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? अब झरने में पानी ऊपर से तो नीचे आया, अपने आप आया कि तुमने कराया? अपने आप आया। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव, डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव, अपने आप ही हो रहा, नहीं हो रहा। डेल्टा यू तो नहीं बोलेंगे, नेगेटिव नहीं होने की। ठीक है, वो देखेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो जाएगा फाइनल। हाँ, वो भी नेगेटिव आएगी, वो भी नेगेटिव आएगी। डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या आएगी भैया? यहाँ पर निगेटिव आएगी। डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी? निगेटिव। क्लियर है? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रहे? इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करे, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करे। और डिटेल में समझेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब जो पानी झरने में से नीचे आया, अब उसे अपने आप ऊपर चढ़ा के दिखाओ, दिखाओ चढ़ा के। घर में पानी का मोटर होता है? अरे होता है, नहीं होता भाई? कैसे करते हो भाई? जो पानी का पंप है, जैसे पानी आया तो तुमने मोटर खोला, पंप ऑन किया, तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ा। क्या ऊपर से पानी नीचे लाने के लिए भी पंप ऑन करना पड़ता है कि नहीं? नॉर्मल टेप खोलो, पानी आ जाता है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है भैया? समझ में आ गए? डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी? निगेटिव होगी।
आपका जो डेल्टा एस की वैल्यू है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या होने वाली है भाई, निगेटिव होने वाली है यूजुअली, ठीक है। और ये क्या होगी, ऑलवेज होगी, याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है भाई। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं भैया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो जितने भी तुम्हारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, अपने आप होने वाले प्रोसेस हैं, वो ऑलवेज क्या है हमारे, वो ऑलवेज इरिवर्सिबल है। क्या है भैया, ये इरिवर्सिबल है। बताओ पॉसिबल, सही कह रहा मैं गलत कह रहा, बताओ भाई, सही कह रहा मैं गलत कह रहा। एग्जाम्पल दूं, बर्फ का टुकड़ा रखो, थोड़ी देर में पानी बन जाएगा, अपने आप ही पानी से बर्फ बना के दिखाओ, है ठीक है। ऊपर से पानी नीचे आया, वापस भेज के दिखाओ, अपने आप ही। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, वो सब के सब क्या है भैया, वो सब के सब आपके क्या है भाई, वो सब के सब आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। क्लियर है भाई, अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है। और रिवर्सिबल के अंदर क्या है, रिवर्सिबल के अंदर ये है कि आपके वे तो प्रोसेस ही है कि जो आगे भी और पीछे भी, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में यहां पर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे क्लियर है, ठीक है। तो ये सब के सब हमने क्या कर लिया, सब के सब हमने यहाँ पर बेसिक देख लिया। अभी दो बेसिक और आ गया, एक आया हमारा हीट का और एक आया हमारा एनर्जी का। अरे आ रही बात समझ में, चलिए। तो लास्ट के हमारे दो बेसिक हैं, तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे बात, एक हम यहाँ पर करेंगे वर्क डन के बारे में, एक करेंगे हम यहाँ पर हीट के बारे में, और एक करते हैं हम बात यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी के बारे में। तो दो की जगह हम क्या बात करेंगे, दो की जगह हम यहाँ पर तीन बात करेंगे। तो मैं आपके यहाँ पर तीन कॉलम बनाता हूँ। कितने कॉलम बनाता हूँ भैया, तीन कॉलम, वन के बाद में 2 और इसके बाद में 3, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिखता हूं वर्क, यहां पर क्या लिखता हूं, वर्क, ठीक है, ठीक है भैया। यहां पर क्या लिखी मैंने, यहां पर लिखी हीट, और यहां पर क्या लिखी भाई मैंने, यहां पर लिख दी एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात है, डिफरेंशिएशन टेबल नहीं है, एक साथ पढ़ा रहा बस मैं, क्लियर है भाई, अरे कोई दिक्कत। चले, वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू से, कोई दिक्कत वाली बात है। हीट को हम क्या बोलेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल क्यू से। एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर एनर्जी आप ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यू से, और कैपिटल से करेंगे। समझ में आ रही बात, आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से भी करेंगे और यू से भी करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत है। अच्छा, हीट हुआ, वर्क डन हुआ, ये सारे के सारे एनर्जी के कन्वर्जन है, हाँ या ना। आप वर्क कर रहे, आपने मैकेनिकल वर्क किया, समझ रहे नहीं समझ रहे, आपने केमिकल वर्क किया, ये सारी के सारी क्या है, ये सारा का सारा आपका मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है। क्या हुआ भैया, मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर वो एनर्जी का मोड ऑफ एक्सचेंज हीट के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से आ रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हीट बोलते हैं। समझ में आ रही बात, सर बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है और बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, इस दौरान भी तो वर्क डन हुआ ना, समझो बात को, ये भी तो वर्क डन ही हुआ कि हीट, बाहर का टेम्परेचर कम है, बॉडी का ज्यादा है, तो अंदर से हीट क्या आई, बाहर आई, अरे आई कि नहीं, ध्यान सुना, अंदर से हीट कहां निकली, बाहर निकली, तो ये भी तो वर्क डन हुआ। लेकिन ये वर्क डन किसकी वजह से हुआ, ये भी तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आ रही बात, तो हम यहां पर लिखेंगे कि हीट क्या है भैया, हीट क्या है, एक तरीके से कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, क्या लिखेंगे भैया यहां पर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। इसे हम क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया सर, टेम्परेचर के अलावा जो भी रीजन आपका वर्क डन का हो रहा है, वो सब का सब क्या है आपका, वो नॉर्मल आपका वर्क डन है, ठीक है। तो यहां पर यानी कि टेम्परेचर के अलावा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आ रही, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉट ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को छोड़ करके किसी भी रीजन से एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, वो आपका वर्क कहलाया जाएगा। फर्क समझ में आया है, तो दोनों ही, यहां पर भी एनर्जी का एक्सचेंज है, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी एनर्जी का एक्सचेंज है। लेकिन डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस ये है कि यहां पर वर्क डन में एनर्जी, वो वर्क डन में आपके टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण यहां पर आपका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, जबकि यहां पर आपको ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात, क्लियर है, अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलो, तो एक छोटा सिस्टम करते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, थोड़ा सा यहां पर है मामला, क्लियर है। देखो, अगर आपका वर्क डन कौन कर रहा भैया, वर्क डन बाय द सिस्टम, किसके थ्रू हो रहा भैया, बाय सिस्टम, सिस्टम काम करेगा
तो वर्क डन कैसा होगा भैया, यहाँ पर निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। और अगर मैं बात करूं कि वर्क डन किस पर होगा भाई, ऑन द सिस्टम, तो वो यहाँ पर क्या होगा भाई, वो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। याद रखेगा, अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर है। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन साइन कन्वेंशन को आपको क्या रखना है भैया, इन साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान रखना है भाई। सिंपल सा वर्क डन अगर सिस्टम खुद करेगा तो उसकी खुद की एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, ऐसे याद कर लो ना। अगर तुम खुद मेहनत करोगे तो तुम्हारी खुद की एनर्जी घटेगी नहीं घटेगी। तो वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है तो निगेटिव है, और वर्क डन अगर सिस्टम पर हो रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। फिजिक्स में इसका उल्टा है। फिजिक्स में वर्क डन अगर सिस्टम पर हुआ है तो वो वर्क क्या होगा, हाँ, आ रही बात समझ में। और अगर सिस्टम ने किया है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, फिजिक्स में ये साइन नोटेशन अलग अलग होती हैं। आपने इस चीज के बारे में क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो होती है जूल। मालूम हो गया तो आपको वर्क डन की क्या है भैया, हमारी जो वर्क डन की जो बेटा हमारी एसआई यूनिट है वो क्या है, एसआई यूनिट होती है यहाँ पर जूल होती है। अरे होती है क्या, ठीक है, जूल होती है एसआई यूनिट। लेकिन एक और यूनिट होती है सीजीएस वाली, क्या बोलते हैं उसे, आर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग, ई आर जी। और 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे बोलो भाई, यहां तक क्यों कोई दिक्कत वाली बात है। ये किसकी कहानी हो गई भैया हमारी, ये कहानी हो गई हमारी वर्क डन के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम किसके बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं भैया हीट के बारे में। हीट का तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या बता दिया कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से कहां से कहां फ्लो करेगी, हायर टू लोअर। लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग है। कहां से क्या होगी भैया, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कहां से कहां होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिखूं तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगेन वही वाली कहानी है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि हीट मेरी बात ध्यान सुनेंगे, हीट गिवन टू सिस्टम। क्या बोला मैंने, हीट गिवन टू सिस्टम। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो क्यू की वैल्यू क्या कंसिडर करी जाएगी, पॉजिटिव करी जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर आप हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात हो रही, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो क्यू की वैल्यू यहां पर क्या होगी भैया, क्यू की वैल्यू यहां पर निगेटिव होगी। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है। तो क्यू की वैल्यू कहां पर क्या है कि हीट अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हीट सिस्टम पर दी जा रही है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है, तो वो वैल्यू कैसी होगी भैया हमारी, वो हमारी निगेटिव होगी। इतनी वैल्यू आपको क्या रखनी है भैया, याद रखनी है, ठीक है। यहां पर भी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। और जो आपकी सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, यहां पर कैलोरी होती है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है। ये आपको क्या रखना है, ये आपको यहाँ पर कन्वर्जन ध्यान रखना है, ठीक है। एसआई यूनिट यहाँ पर भी क्या है भैया, एसआई यूनिट यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जूल है। देखो हुआ नहीं हुआ, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ नहीं हुआ, जूल एसआई यूनिट, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी एसआई यूनिट है। और सीजीएस यूनिट क्या है, यहाँ पर सीजीएस यूनिट जो है वो है आपकी कैलोरी। क्या होती है, कैलोरी। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने कि इतने कैलोरी का इनटेक है तो इतने कैलोरी आप तोड़ोगे, वर्क डन, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो ये क्या है आपका, ये सीजीएस होती है। और जो आपका 1 जूल होता है वो होता है 4.184 जूल के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 1 कैलोरी की बात हो रही है यार, एक मिनट। 4.184 जूल के बराबर होगी। आपको क्या रखना है, वैल्यू ध्यान रखनी है। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होगी भैया, 4.184 जूल के यहाँ पर ये बराबर होगी। एनर्जी के कन्वर्जन में हमें क्या होगा, काम में आएगी, हेल्पफुल होगी। समझ में आ रही बात। उसके बाद में हम तीसरी पढ़ते हैं भैया एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई, तीसरी पढ़ते हैं हम एनर्जी के बारे में। एनर्जी रहेगी और तो कुछ नहीं रहा, हाँ ठीक है। चलिए देखो, सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा क्या है कि एनर्जी का कुछ नहीं है। मतलब एनर्जी का बेसिक कहानी क्या है, एनर्जी की बेसिक कहानी है कि जितनी भी टोटल इंटरनल एनर्जी, जितनी भी टोटल सिस्टम में एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी का जो सम टोटल है वो क्या आएगा आपका, वो सब आपका इंटरनल एनर्जी कहलाया जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो क्या बोलेंगे इसे, सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जी। जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है, वो पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, वाइब्रेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, इंटरेक्शन एनर्जी है, जितनी वाइब्रेशन, मतलब जितनी भी एनर्जी आप सोच सकते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी को छोड़ करके जितनी भी एनर्जी आप सोच सकते हैं, तो वो सब का सब क्या होगा, वो सब का सब आपका यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के अंदर काउंट किया जाए। ग्रेविटेशनल एनर्जी में काउंट क्यों नहीं करने का बताओ, बताओ मैं बताता हूँ। देखो जब तुम्हारा एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी होगी, हाँ ठीक है। अच्छा बताओ, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इस कंटेनर के अंदर गैस, भाई जितनी गैस यहाँ पर है उतनी गैस इस लेवल पर भी है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, अप्लाई नहीं मान रहे, जाहिर सी बात है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया तो पार्टिकल के ऊपर बराबर का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, सारे पार्टिकल नीचे सेटल होंगे कि नहीं होंगे? नीचे सेटल हो गए तो ऊपर तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, जबकि ऐसा नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हम क्या नहीं करते यहाँ पर, हम ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में यहाँ पर काउंट नहीं करते। तो ई क्या है, अगेन ई क्या है, ई अगर एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं, अगर एनर्जी क्या है भाई, गिवन टू सिस्टम, क्या है भैया, गिवन टू सिस्टम, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा। और ई बाय द सिस्टम, ठीक है, रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, रिलीज्ड बाय द सिस्टम। अगर ये सिस्टम क्या कर रहा है, इसको रिलीज कर रहा है, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, निगेटिव हो जाएगी। क्योंकि वैल्यू इतना आपको क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? एनर्जी गिवन टू सिस्टम, एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम, आ रही बात समझ? गिवन टू द सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और गिवन बाय द सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये क्या था भैया हमारा, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसको बेटा हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे हमें, सबसे पहला हमें बेसिक पढ़ना था, वो हम देख चुके। फिर हमें फ्लोट पढ़ना था, प्लॉट, ज़्लॉट, ठीक है, ये ज़्लॉट पढ़ना था। उसके बाद में थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा बच्चे कॉम्प्लेक्स मानते हैं, बाकी सब तो इजी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला टॉपिक बेसिक वाला हमारा क्या हो गया भैया, यहाँ पर बिल्कुल पूरा हो गया। अब हम करेंगे कल बात किसके बारे में, फ्लोट के बारे में। किसके बारे में कल हम बात करेंगे, फ्लोट के बारे में। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या आएगा भैया, वो आएगा फ्लोट। फ्लोट बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।